कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। तीनों पत्नियों के कलह के शोर से विशाल सिंह व्याकुल हो उठे। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के नाट्य वाचन की 7वीं कड़ी में। तीसरी महिला का नाम रोहिणी था। ठाकुर साहब का उन पर विशेष प्रेम था और वो भी प्राणपण से उनकी सेवा किया करती थी। इनमें प्रेम की मात्रा अधिक थी या माया की, इसका निर्णय करना तो बड़ा कठिन था। उन्हें ये असह्य था कि ठाकुर साहब उनकी सौतों से बातचीत भी करें। वसुमती कर्कश होने पर भी मलिन हृदय नहीं थी। जो कुछ मन में होता वही मुख में। रोहिणी द्वेष को पालती थी, जिसे चिड़िया अपने अंडे को सेती है। ठाकुर साहब ने अंदर जाकर वसुमती से कहा, अरे तुम घर में रहने दोगी या नहीं? जरा भी शर्म लिहाज है कि नहीं? जब देखो संग्राम मचा रहता है। अरे सुनते सुनते कलेजे में नासूर पड़ गए। वसुमती बोली, कर्म तो तुमने ही दिए हैं ना, भोगेगा कौन? ठाकुर बोले, अरे तो जहर दे दो, जला जलाकर मारने से क्या फायदा? वसुमती, अजी क्या ये महारानी लड़ने के लिए कम थी कि तुम उनका पक्ष लेकर आ दौड़े? रोहिणी, आप चाहती हैं कि मैं कान पकड़कर उठक बैठक लगाऊं? तो यहां कुछ आपके गांव में नहीं बसी हूं। ठाकुर, आखिर कुछ मालूम तो हो कि बात क्या हुई? रोहिणी, वही जो रोज होती है। मैंने हिरिया से कहा जरा मेरे सर पर तेल डाल दे। मालकिन ने उसे तेल डालते हुए देखा तो बस आग हो गई। तलवार खींचे हुए आ पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींच के ले गई। आज आप निश्चय कर लीजिए कि हरिया उन्हीं की नौकरानी है या मेरी भी? वसुमती, ये क्या निश्चय करेंगे? निश्चय तो मैं करूंगी। हरिया मेरे साथ मेरे नैहर से आई है। हाँ, किसी और की सेवा के लिए नहीं। किसी दूसरे का उस पर कोई दावा नहीं है। रोहिणी, सुना आपने? हरिया पर किसी का दावा नहीं है। वो अकेली क्या उन्हीं की नौकरानी है? ठाकुर, ओफो, अरे हरिया इस घर में रहेगी तो उसे सबका काम करना पड़ेगा। वसुमती ये सुनकर जल उठी। नागिन की भांति फुंकार कर बोली, इस वक्त तो अपनी चहेती रानी की ऐसी डिग्री कर दी मानो उन्हीं का राज्य हो। ऐसी ही न्यायशील होते तो संतान का मुंह देखने को ना तरसते। हाँ। ठाकुर साहब को ये शब्द बाण से लगे। कुछ जवाब ना दिया। बाहर आकर कई मिनट तक चुपचाप दशा में बैठे रहे। वसुमती इतनी मुंह फटे, ये उन्हें आज मालूम हुआ। अरे ताना ही देना था तो कोई और लगती हुई बात कह देती। ये तो कठोर से कठोर आघात है जो वो कर सकती थी। ऐसी स्त्री का मुंह नहीं दिखना चाहिए। सहसा उन्हें एक बात सूझी। मुंशी जी से बोले, मुंशी जी, यदि आपके यहाँ किसी विद्वान ज्योतिषी से कोई परिचय हो तो उसे जरा मेरे यहाँ घर पर भेज दीजिएगा। मुझे एक विषय में उनसे कुछ पूछना है। मुंशी जी, आज ही लीजिए सरकार, यहाँ एक से बढ़कर एक ज्योतिषी भरे पड़े हैं। आप मुझे कोई गैर ना समझिए। जब किसी काम की इच्छा हो बस मुझे कहला भेजिए, सर के बल दौड़ा चला आऊंगा। मैं तो जैसे महारानी को समझता हूं वैसे ही आपको भी समझता हूं सरकार। ठाकुर, हाँ, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। हाँ, वो रानी साहिबा का कुशल समाचार जल्द जल्द भेजिएगा। वहां आपके सिवा मेरा तो कोई है नहीं, बस आप ही के ऊपर भरोसा है मुंशी जी। जरा देखिएगा कोई चीज इधर से उधर ना होने पाए। अब ये यार लोग नोच खसोटना शुरू कर दें। मुंशी जी, आप निश्चिंत रहिए सरकार, मैं देखभाल करता रहूंगा। ठाकुर, अच्छा हाँ, हो सके तो जरा ये भी पता लगाइएगा कि रानी ने कहां कहां से
कितने रुपए कर्ज लिए हैं। मुंशी, समझ गया, ये तो सहज ही मालूम हो सकता है। ठाकुर, हाँ, जरा इसका भी पता लगाइएगा कि आजकल उनका भोजन कौन बनाता है। वज्रधर ने ठाकुर साहब के मन का भाव ताड़कर दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपका सेवक हूं, पर रानी जी का भी तो सेवक हूं, उनका शत्रु नहीं हूं। आप और वो दोनों सिंह और सिंगनी की भांति लड़ सकते हैं, मैं गीदड़ की भांति अपने स्वार्थ के लिए बीच में कूदना थोड़ा अपमानजनक समझता हूं। मैं वहां तक तो सहर्ष आपकी सेवा कर सकता हूं, हाँ, जहां तक रानी जी आहत ना हो। मैं तो दोनों ही द्वारों का भिक्षुक हूं ना। ठाकुर साहब दिल में शर्माए, पर इसके साथ ही मुंशी जी पर उनका विश्वास दृढ़ हो गया। बातें बनाते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब आपने गलत समझा। जी, क्या बात करते हैं, मैं कोई इतना नीच हूं क्या? ठाकुर साहब ने बात तो बनाई, पर उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया कि बात तो बनी नहीं। अपनी जेब मिटाने को वो समाचार पत्र देखने लगे। इतने में हिरिया ने आकर मुंशी जी से कहा, बाबा, मालकिन ने कहा है कि आप जाने लगे तो मुझसे मिलकर जाइएगा। ठाकुर साहब ने गरज कर कहा, ऐसी क्या बात है? अरे जिसको कहने की इतनी जल्दी है, इन बेचारों को देर हो रही है, कोई निठल्ले थोड़ी हैं कि बैठे बैठे औरतों का रोना सुना करें। जा अंदर जाके बैठ। ये कहकर ठाकुर साहब उठ खड़े हुए, मानो मुंशी जी को विदा कर रहे हों। वो वसुमती को उनसे बात करने का अवसर नहीं देना चाहते थे। मुंशी जी को भी अब विवश होकर विदा मांगनी पड़ी। मुंशी जी यहां से चले तो उनके मन में ये शंका समाई हुई थी कि ठाकुर साहब कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। हाँ, इतना संतोष जरूर था कि मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं। इस विचार से मुंशी जी और अकड़कर घोड़े पर बैठ गए। वो इतने खुश थे मानो हवा में उड़ रहे हों। उनकी आत्मा कभी इतनी गौरवान्वित नहीं हुई थी। चिंताओं को कभी उन्होंने इतना तुच्छ न समझा था। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जब वो 5वें दिन घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सभ्य समाज मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा कर रहा था। यद्यपि चक्रधर गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था और लोग तो तारीफ कर रहे थे, पर मुंशी वज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। निर्मला तो इतनी बिगड़ी कि चक्रधर से बात ही नहीं करना चाहती थी। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।